स्टूडेंट्स, विश्व गुरु क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में हम लोगों ने बल और गति के नियमों के बारे में पढ़ा था। तो हमने आपको बताया था कि बल वह धक्का या खिंचाव होता है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। स्थिति परिवर्तन से तात्पर्य यह है कि यदि वस्तु रुकी हुई है तो वो उसको गतिमान कर देता है या उसको गति देने का प्रयास करता है। यदि वस्तु गतिमान है, पहले से ही गति कर रही है, तो उसको रोकने का प्रयास करता है या रोक काम कर सकता है। स्थिर वस्तु को गतिमान कर सकता है और गतिमान वस्तु को रोक सकता है। ठीक है। फिर हमने आपको बताया था कि किसी वस्तु पर जब एक साथ कई बल कार्य करते हैं तो उन बलों को हम दो वर्गों में विभाजित करते हैं। वो दो वर्ग कौन से बताए थे हमने आपको? तो पहला हमने बताया था संतुलित बल, पहला बताया था संतुलित बल और दूसरा बताया था असंतुलित बल। संतुलित बल और असंतुलित बल। अब संतुलित बल क्या होते हैं? तो मान लेते हैं कि जैसे ये कोई एक वस्तु है और इस पर बहुत सारे बल कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे बल कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे हमने 5 बल इसके ऊपर लगा दिए अलग अलग दिशाओं में। देखिए, बल एक सदिश राशि है, इसको व्यक्त करने के लिए दिशा के साथ साथ परिमाण की आवश्यकता होती है, या हम ये कहेंगे परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ये अलग अलग दिशाओं में 5 बल लगे हुए हैं। यदि इन सब बलों का परिणामी बल कैसा है? नेट जो फोर्स है वो कितना है? 0 है। तो हम कहेंगे ये सारे बल कैसे बल है? संतुलित बल है। अगर किसी वस्तु पर लगे सभी बलों का परिणामी शून्य है, यदि उन सबका परिणामी बल शून्य है तो वस्तु की जो गति होगी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, यदि गतिमान है तो वो जिस वेग से गति कर रही होगी वो उसी वेग से गति करती रहेगी। हालांकि संतुलित बलों के द्वारा किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन हो सकता है, ये भी हमने आपको बताया था। फिर असंतुलित बल क्या होते हैं? मान लीजिए हमने किसी वस्तु के ऊपर ये 5 बल लगाए और इनका जो परिणामी बल निकला वो 0 के बराबर नहीं है, वो शून्य नहीं है। यहाँ पर देखिए शून्य है और यहाँ पर शून्य नहीं है। तो यदि परिणामी बल शून्य नहीं है, इसका तात्पर्य ये हुआ कि वस्तु के ऊपर एक बल कार्य कर रहा है, और बल होगा तो वेग में परिवर्तन जरूर होगा, गति में परिवर्तन जरूर होगा, अर्थात त्वरण उत्पन्न होगा। तो बल क्या करेगा? उस वस्तु की गति को परिवर्तित कर देगा, उसके वेग को परिवर्तित कर देगा। तो ये 2 बातें हमने संतुलित बल और असंतुलित बलों के बारे में पढ़ी थी। संतुलित बल का एक एग्जाम्पल मान लीजिए, आप ऐसे समझ लीजिए कि ये मान लीजिए एक बक्सा रखा हुआ है, घर पे बक्सा रखा होता है, ये मान लेते हैं एक बक्सा रखा हुआ है, और हम क्या करते हैं, हम इस बक्से की स्थिति को बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं ये बक्सा यहाँ से हट जाए, तो उसके लिए हमने इसके ऊपर क्या लगाया? बल लगाया। होता क्या है कि जब हम बक्से के ऊपर बल लगा रहे होते हैं तो बक्सा शुरू में खिसकता ही नहीं है, हम पूरा बल लगा रहे हैं फिर भी नहीं खिसक रहा है। तो अब यहाँ पे एक बात आती है कि यहाँ पर तो केवल एक ही बल लग रहा है, अर्थात परिणामी बल तो शून्य है नहीं, और जब परिणामी बल शून्य नहीं है तो इस वस्तु को गति करना चाहिए, लेकिन वस्तु तो गति कर नहीं रही है। तो 2 में से एक बात गलत है, या तो यहाँ पे परिणामी बल शून्य है नहीं, अगर है तो हमारी जो संतुलित बल वाली बात है वो गलत है। 2 में से एक बात गलत होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों बातें सच हैं। क्यों? देखिए, यहाँ पर हमने जो बल लगाया है वो हमें एक ही बल दिख रहा है, लेकिन एक बल और कार्य कर रहा होगा। कहाँ? इस बक्से की सतह और जमीन के बीच में। कौन सा बल? जिसे हम कहेंगे घर्षण बल। ये घर्षण बल क्या करेगा? इस बक्से की गति का विरोध करेगा, इसकी खिसकने का विरोध करेगा, अर्थात इसकी जो दिशा होगी वो हमारे द्वारा लगाए गए बल की दिशा के विपरीत होगी। ये बल जब तक हमारे बल के बराबर रहेगा, या यूं कहें कि जब तक हमारा बल इसके बराबर होगा
तब तक परिणामी होगा शून्य। यानी ये बल कैसे हैं? संतुलित। ये बक्सा अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है। लेकिन जब हम और बल बढ़ाएंगे, जब हमारे बल का मान घर्षण बल से ज़्यादा हो जाएगा, तो इनका परिणामी अब शून्य नहीं होगा और उस स्थिति में जो बक्सा होगा वो वहाँ से खिसकने लगेगा। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद मैंने आपको एक बात बताई थी कि न्यूटन के गति के नियम क्या होते हैं। तो देखिए हुआ क्या था कि अभी हमने आपको बताया कि बल में और गति में बड़ा गहरा संबंध है। जब तक बाह्य बल नहीं लगेगा तब तक गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो एक इटली के वैज्ञानिक थे गैलीलियो, वो एक बार क्या कर रहे थे, एक आनत तल था। कैसा तल? आनत तल। अब आनत तल का मतलब होता है झुका हुआ तल। जैसे ये है हमारी पृथ्वी की सतह, यानी ये क्षैतिज तल हो गया, क्षैतिज तल। इससे झुका हुआ तल जो होता है ये कहलाता है आनत तल। आनत तल का मतलब ऐसा तल जो क्षैतिज तल से कोई ना कोई कोण पर स्थित हो, यानी ये कोई ना कोई बीच में क्या बनना चाहिए? कोण बनना चाहिए। तो ये हो गया आनत तल। तो वो आनत तल पर एक वस्तु को रख करके बार बार खिसका रहे थे, वस्तु को बार बार खिसका रहे थे और इस आनत तल के कोण को वो बदल रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि जब शुरू में ये आनत तल का कोण कम था तो ये गुटका जो रखा हुआ था वो खिसक ही नहीं रहा था, जबकि जब झुका हुआ तल है तो उस पर जैसे ही गुटका रखा है हमने वो खिसकना चाहिए, लेकिन वो नहीं खिसक रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, इस तल के कोण को और बढ़ाया, यानी तल को और ज्यादा झुकाया। जब ऊपर की तरफ ये तल जाएगा पीछे साइड का, तो क्या हुआ, एक स्थिति ऐसी बनी कि वो गुटका खिसकने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि शुरू में ये गुटका खिसकना नहीं चाहता था, यानी ये चाहता था कि हम रखे हैं, हम रखे ही रहें, हम गति ना करें। तो ये सब वो प्रयोग कर रहे थे। इसके आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति को, अपनी अवस्था को बदलना नहीं चाहती। यदि वो गतिमान है तो वो गतिमान ही रहना चाहती है, और यदि वो स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहती है। अब गतिमान है, गतिमान रहना चाहती है। हाँ, ये भी देखिए, अगर हम क्या करेंगे, आगे मान लीजिए ये आपका और जो तल है क्षैतिज तरफ में आगे बढ़ा सकता हुआ आएगा, तो क्या यहाँ पर आकर के रुक जाएगा? नहीं, बल्कि ये कुछ दूर और आगे जाकर के खिसकेगा और फिर ये रुकेगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है कि वस्तु जब गतिमान थी तो वो चाहती थी हम गतिमान बने रहें, और जब तक वो रुकी थी तब तक वो चाहती थी हम रुके रहें। तो इसको कहा गया गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम। बाद में इसी नियम को आधार बनाकर न्यूटन ने बहुत सारे अध्ययन किए, बहुत सारी खोजें करी, और उसके बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाले, और उन निष्कर्षों को उन्होंने 1686 ईस्वी में प्रकाशित अपनी किताब प्रिंसिपिया में दर्ज कराया। यानी उन्होंने किताब लिखी न्यूटन साहब ने, उसका नाम था प्रिंसिपिया। और ये किताब कब प्रकाशित हुई थी, कब छपी थी? 1686 ईस्वी में। और इसी किताब में न्यूटन ने अपने जो भी उनके निष्कर्ष थे उनको उल्लिखित किया था। इन निष्कर्षों की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि पूरी की पूरी यांत्रिकी विज्ञान, पूरी की पूरी खगोल विज्ञान इन नियमों के आधार पर ही चल रही है। ये प्रमाणित कर रहे हैं, इन नियमों के आधार पर जो भविष्यवाणी की जाती है वो बाद में सच निकलती है। इन्हें कहा गया न्यूटन के गति के नियम। ठीक है ना। तो न्यूटन ने गति के 3 नियम प्रकाशित कराए थे। ठीक है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। तो जो गैलीलियो का नियम था वही न्यूटन का प्रथम नियम भी था। तो क्या नियम था कि कोई वस्तु यदि स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहती है, यदि गतिमान है तो गतिमान ही रहना चाहती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, अर्थात अपनी वो अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। और इसी गुण को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। यानी हर वस्तु में एक प्रवृत्ति होती है, एक टेंडेंसी होती, क्या कि वो ये चाहती है कि मेरी अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो। अगर तुम अवस्था में परिवर्तन करोगे, उसकी स्थिति में परिवर्तन करोगे, तो वो उसका क्या करेगी? विरोध करेगी। तो जिस प्रवृत्ति के कारण वो वस्तु विरोध करती है उसी प्रवृत्ति को हम कहते हैं जड़त्व। अब जड़त्व 2 तरह का हो सकता है।
विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व माने यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, रुकी हुई है, तो वो रुकी ही रहना चाहती है, वो नहीं चाहती कि हमें गतिमान किया जाए। यदि गतिमान करोगे तो निश्चित रूप से आपको बल लगाना पड़ेगा, आपको बल लगाएंगे तभी वो वस्तु खिसकेगी, अर्थात आपको कार्य करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगला है गति का जड़त्व। गति का जड़त्व क्या है? यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान ही रहना चाहती है, वो नहीं चाहती कि हमें रोका जाए। अब रोकना है तो निश्चित रूप से गति के विरोध में कोई ना कोई बल लगाना पड़ेगा। स्वाभाविक रूप से जब कोई वस्तु लुढ़कती है जमीन पर, तो जमीन और उस वस्तु की सतह के बीच में एक घर्षण बल कार्य करता है जो उस वस्तु की गति का विरोध करता है, और इसी विरोधी बल के कारण वस्तु थोड़ी दूर लुढ़कने के बाद या खिसकने के बाद रुक जाती है। तो इस प्रकार से विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व होता है। अब जड़त्व के कुछ उदाहरण समझ लेते हैं। तो विराम का जड़त्व आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे जब क्या होता है, जब किसी पेड़ में बेर लगे होते हैं, मान लीजिए एक बिरिया का पेड़ है, उसमें पके हुए बेर लगे हैं और हम क्या चाहते हैं कि बेर तोड़ लें, या जामुन का पेड़ है, कोई भी पेड़ है जिसमें पके हुए फल लगे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उस पेड़ को ऐसे ऐसे करके हिला देते हैं, और हिलाने से क्या होता है कि जो पके हुए फल होते हैं वो टूट करके गिर जाते हैं। तो देखिए पके हुए फल जो होते हैं ना, उनका जो डंठल होता है, डंठल देखिए डंठल क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आम है, समझना ध्यान से, ये मान लीजिए आम है, तो ये जो हिस्सा होता है ये कहलाता है डंठल। तो पके हुए फल का ये हिस्सा हो जाता है कमजोर, कमजोर हो जाता है, यानी कि सूख जाता है, ये मान लीजिए कमजोर हो जाता है। तो होगा क्या कि पहले पूरा पेड़ जो है वो रुका हुआ है, विराम अवस्था में है, उसमें जितने भी फल लगे हुए हैं वो भी विराम अवस्था में है। अचानक से हमने पेड़ को हिलाना शुरू कर दिया तो पेड़ तो गतिमान हो गया, अचानक से किया ना, पेड़ गतिमान हो गया, लेकिन जो फल लगे हुए थे वो विराम अवस्था में थे, वो विराम अवस्था में ही रहना चाहते थे। तो जब हमने हिलाया, वो जो फल था वो विराम में बना रहा, वो रुका रहा, लेकिन जो पेड़ था वो हिला, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये डंठल जहाँ कमजोर था वहां से फल टूट टूट कर नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये विराम के जड़त्व का एक उदाहरण हो गया। और उदाहरण क्या हो सकता है विराम के जड़त्व का? देखिए जैसे हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमें कंबल में से धूल हटानी है, तो हम क्या करेंगे, कंबल लेंगे और कंबल को ऐसे जोर जोर से उसको फटकारेंगे, ऐसे करके जोर जोर से हिलाएंगे, जिससे क्या होगा, जो कंबल है वो गतिमान हो जाएगा और उसमें जितने भी धूल के कण हैं वो अपनी ही स्थिति में बने रहेंगे, जिसके कारण क्या होगा, वो कंबल से अलग हो जाएंगे। ऐसे हम लोग जब कपड़े पहनते हैं तो क्या करते हैं, पहले एक बार उसको ऐसे करके झटक देते हैं, जिससे क्या हो, उसमें यदि कुछ धूल वगैरह लगी हो या उस पर कोई छोटा मोटा कीड़ा या कुछ बैठ जाए, छिपकली बैठ जाए, तो वो सब अलग हो जाते हैं। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि ये कंबल है, ये मान लीजिए कंबल है, ठीक है। अब कंबल में क्या है, बहुत सारे छिद्र होते हैं, इनमें धूल के कण भर गए। अब हमने जैसे ही इसको झटका तो ये कंबल हिलेगा, ये कंबल हिलेगा, लेकिन जो धूल के कण है वो अपनी जगह पर ही बने रहेंगे, तो ये सारे धूल के कण कंबल में से बाहर निकल के अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये भी उदाहरण हो सकता है। एक और होता है, नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा कि जैसे कुल्हाड़ी होती है या हथौड़ा होता है, तो इनका जब भी हत्था ढीला पड़ जाता है तो क्या करते हैं, ऐसे हत्थे को जमीन पे पटक देते हैं। तो जैसे ही हत्थे को जमीन पे पटकेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए क्या होगा, जैसे ये मान लीजिए हथौड़ा है, ये हथौड़ा है, ठीक है, इसमें ये लगा है अंदर हत्था, ये हत्था लगा है, तो होगा क्या, जैसे हम ऐसे जमीन पे मारेंगे तो जमीन पे मारने पे क्या होगा, ये हथौड़ा गति करेगा, मतलब इसका हत्था भी गति करेगा और ऊपर का जो इसमें लोहे का हिस्सा वो भी गति करेगा, लेकिन जैसे ही जमीन पे गिरेगा ये हत्था रुक जाएगा, हत्था रुक जाएगा, लेकिन ये चाहेगा, जो ऊपर का लोहे का हिस्सा उसमें लगा हुआ है, ये चाहेगा कि हम गति करते रहें, जिसकी वजह से क्या होगा, ये थोड़ा और नीचे जाएगा और इसमें हत्थे में वो अच्छे से फिट हो जाएगा। तो ये विराम का जड़त्व हो गया। गति का जड़त्व क्या है, गति के जड़त्व में आप समझ लीजिए, जैसे बस का उदाहरण ले लीजिए कि बस अगर चल रही है, उसमें हम लोग बैठे हैं, अचानक से क्या होता है, बस में ड्राइवर ब्रेक लगा देता है, तो जैसे ही बस रुकती है हमें क्या होता है, झटका लगता है और हम कहाँ जाते हैं, आगे की ओर। क्यों आगे की ओर क्यों जाते हैं, क्योंकि हम गति कर रहे थे बस के साथ साथ, बस में जैसी ब्रेक लगे बस रुक गई, लेकिन हम नहीं रुकेंगे, हम आगे की ओर जाएंगे, जाकर के रुकेंगे, यानी हम आगे की ओर झुक जाएंगे। सिंपली ऐसी अगर वस्तु मतलब बस जो है रुकी हुई है, अचानक से चलेगी तो हम पीछे की ओर झुक जाएंगे, तो ये भी हो जाता है। और आपका क्या हो सकता है, और एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, अगर मान लीजिए क्या करते हैं, कोई दूर से कोई व्यक्ति गोली मारता है किसमें, कांच में, तो कांच फूटता नहीं है, कांच में छेद हो जाता है,
कारण क्या है? कारण ये है कि कांच विराम अवस्था में होता है। अब जैसी यहाँ से गोली आएगी तो गोली क्या करेगी? उस हिस्से को गतिमान करेगी जिस हिस्से में लगेगी, तो वो हिस्सा तो टूट के अलग हो जाएगा, बाकी कांच जो है वो विराम अवस्था में ही बना रहेगा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जड़त्व के एग्जाम्पल हो गए। अब दूसरा नियम है, जो न्यूटन का दूसरा नियम है वो क्या है? न्यूटन का दूसरा नियम हमने आपको बताया था कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो उसके वेग में परिवर्तन होगा, और वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। मतलब इकाई समय में जितना वेग में परिवर्तन होता है उसे हम त्वरण कहते हैं। तो ये बल जो होता है वो त्वरण के क्या होता है? समानुपाती होता है। जो बल होता है वो त्वरण के समानुपाती होता है, और उस वस्तु के द्रव्यमान m के भी समानुपाती होता है। वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसको गतिमान करने के लिए उतना ज्यादा आपको बल लगाना पड़ेगा। ये हमने कल आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाया भी था। तो इस तरह से हमें जो संयुक्त समीकरण मिला था वो मिला था F समानुपाती ma, और यहां से हमने निकाल लिया था F बराबर ma। जब इसको हम समानुपाती को बराबर में बदलते हैं तो एक नियतांक आता है, और उस नियतांक का मान प्रयोगों द्वारा कितना आता है? 1, तो हो जाता है F बराबर ma। अगर हम F बराबर ma से एक निष्कर्ष निकालें कि a बराबर कितना होगा, तो आप देख सकते हो कि a बराबर होगा F अपॉन m। F अपॉन m। अब m क्या है? किसी वस्तु का द्रव्यमान है। तो मान लीजिए मैंने कोई वस्तु ले ली, एक कार ले ली। अब कार का जो द्रव्यमान होगा वो निश्चित होगा। मान लीजिए मैं मान लेता हूं कितना है? 1000 kg। जो कार हमने ली है उसका द्रव्यमान कितना है? 1000 kg। तो ये एक नियत संख्या हो गई, नियत हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। तो m हो गया नियत। उस स्थिति में क्या होगा? आप जैसे जैसे त्वरण बढ़ाना चाहेंगे वैसे वैसे आपको बल लगाना पड़ेगा, या जैसे जैसे आप बल लगाएंगे वैसे वैसे उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। बल बढ़ता जाएगा, त्वरण भी बढ़ता जाएगा। तो a अनुक्रमानुपाती हो जाएगा F। अगर इसी में हम क्या करते हैं? F को नियत कर देते हैं। यानी हमने ये सोच लिया है कि हमारे पास दो वस्तुएं हैं और दोनों पर हम बराबर बराबर बल लगाएंगे, तो दोनों के लिए F नियत है। मान लीजिए हमने ले लिया F बराबर 100 न्यूटन। अब मेरे पास दो वस्तुएं हैं। मान लीजिए एक क्या है? एक मान लीजिए मेरे पास कार है, और एक क्या है? एक मान लीजिए मेरे पास ट्रक है या ट्रैक्टर है। मान लीजिए ये ट्रैक्टर है, मान लीजिए, ठीक है, ये ट्रैक्टर है, ठीक। तो हमारे पास दो हो गए बाहर, एक कार हो गया, एक ट्रैक्टर हो गया। अब यहां पर दोनों पे मैंने 100 न्यूटन का बल लगाया, यानी दोनों के लिए जो बल है वो समान है, बराबर बराबर है। उस स्थिति में क्या होगा? जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसमें त्वरण कम होगा, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका त्वरण ज्यादा होगा। तो किसका त्वरण ज्यादा होगा? कार का त्वरण ज्यादा होगा और ट्रैक्टर का त्वरण कम होगा, ठीक है। तो ये भी एक चीज होती है। इसके बाद बात आती संवेग क्या होता है। तो संवेग जो होता है वो आपके द्वितीय नियम से ही निकलता है। अब देखिए कैसे संवेग की अवधारणा आती है, समझेंगे। अभी मैंने आपसे कहा कि दो वस्तुएं मेरे पास हैं, मैंने दोनों ही वस्तुओं पर क्या किया है? समान रूप से बल लगाया है, दोनों पर समान बल लगाया है। अब एक वस्तु का द्रव्यमान कम है और एक वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है। हम अच्छे से जानते हैं कि जो पहली वस्तु होगी जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका वेग ज्यादा होगा, और जो दूसरी वस्तु है जिसका द्रव्यमान ज्यादा है उसका वेग कम होगा। समान बल लगाने पर क्या होगा? जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा वो तेज वेग से गति करेगी, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा वो धीमे वेग से गति करेगी। आप ऐसे मान लीजिए मेरे पास दो बॉल हैं, दो गेंदें हैं मेरे पास, एक गेंद थोड़ी हल्की है, एक गेंद भारी है। कौन सी गेंद को ज्यादा तेज फेंक सकता है कोई बॉलर? निश्चित रूप से जो गेंद हल्की होगी वजन में थोड़ी, उसको वो तेज फेंक सकता है, यानी उसका वेग। इस तरह से हमने देख लिया है कि द्रव्यमान में और वेग में एक संबंध होता है। द्रव्यमान यदि कम है तो वो वस्तु तेज वेग से गति करती है, यदि द्रव्यमान ज्यादा है तो वो वस्तु कम वेग से यानी धीमी गति करती है। कब? जब दोनों ही वस्तुओं पर हम समान बल आरोपित करते हैं। तो निश्चित रूप से द्रव्यमान और वेग में कोई ना कोई संबंध निकलता होगा। तो देखिएगा द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान मान लेते हैं m है किसी वस्तु का, और उस वस्तु का जो वेग है वो v है। तो द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है वो कहलाता है वस्तु का संवेग। संवेग को हम p से प्रदर्शित करते हैं। तो संवेग जो होता है p बराबर होता है m इंटू
v। संवेग की परिभाषा क्या होगी? किसी वस्तु के द्रव्यमान, यदि मैं इसको लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? किसी वस्तु के द्रव्यमान, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। ठीक है ना? तो किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होगा, द्रव्यमान मान लेते हैं m है और वेग मान लेते हैं v है, तो इसका जो गुणनफल होगा वो हो जाएगा m इंटू v, और इसी को कहते हैं उस वस्तु का संवेग। अब संवेग जो होता है वो एक सदिश राशि होता है। संवेग एक सदिश राशि होता है। सदिश राशि से तात्पर्य क्या होता है? इसको व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ क्या और चाहिए? दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो संवेग की दिशा वही होती है जो वेग की दिशा होती है, यानी जिस दिशा में वस्तु का वेग है उसी दिशा में संवेग भी होता है। तो संवेग क्या है हमने समझ लीजिए। ठीक है, तो संवेग क्या है हमने समझ लिया है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। ये एक सदिश राशि है जिसकी दिशा वेग की दिशा के समान होती है। अब संवेग का मात्रक क्या होगा? तो देखिए, जो द्रव्यमान का मात्रक है वो होता है किलोग्राम और जो वेग का मात्रक है वो होता है मीटर प्रति सेकंड। तो जब इनका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। तो जो संवेग का मात्रक है वो हो जाता है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। ये संवेग का मात्रक होता है। अब बात आती है संवेग परिवर्तन और बल में क्या संबंध होता है। संवेग परिवर्तन और बल में क्या संबंध? मान लेते हैं कि कोई एक वस्तु है और उसका जो वेग है कब? t1 समय पर, t1 समय पर जो वेग है वो मान लेते हैं कितना है? v1 है। यानी जब समय t1 है उस क्षण जो वस्तु का वेग है वो v1 है। अब t2 समय पर यानी दूसरे क्षण हमने किसी और दूसरे पल में उसका हमने वेग निकाला, तो t2 समय पर जो वस्तु का वेग है वो है v2। यानी क्या हुआ है? समय के साथ साथ वेग में परिवर्तन हो रहा है। t1 समय पर किसी वस्तु का वेग हमने माना v1 है और t2 समय पर जो वस्तु का वेग है वो v2 है। तो इस समय अगर हम देखें कि जो वेग परिवर्तन है वो कितना है, तो वेग परिवर्तन को हम लिखते हैं डेल्टा v। मैंने आपको बताया भी था कि डेल्टा जो है वो परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। तो डेल्टा v हो जाएगा, अंतिम वेग है v2 माइनस प्रारंभिक वेग कितना था? v1। तो v2 माइनस v1। ये कितने समय में वेग में बदला हुआ है, यानी समयांतराल कितना है? तो देखिए, जो बाद में समय है वो है कितना? t2, और पहले कितना है? t1। तो डेल्टा t हो जाएगा t2 माइनस t1। अब देखिए, चूंकि वस्तु के वेग में क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है, और वेग में परिवर्तन होगा तो संवेग में भी परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि हमने भी आपको बताया कि किसी भी वस्तु का संवेग उस वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल के बराबर होता है। अगर द्रव्यमान बदल जाएगा तो भी संवेग बदल जाएगा, वेग बदल जाएगा तो भी संवेग बदल जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर वस्तु निश्चित है, जो वस्तु हमने ली है वो निश्चित है, तो उसका द्रव्यमान तो नहीं बदलेगा, लेकिन यदि वेग बदलोगे तो संवेग जरूर बदल जाएगा। ठीक है ना? तो यहां पर देखिए, पहले वेग है v1 तो संवेग अलग होगा, बाद में वेग है v2 तो संवेग अलग होगा। तो अगर हम प्रारंभिक संवेग देखें p1 तो p1 हो जाएगा m गुणा v1, यानी जो p1 शुरू में जो संवेग है, जो इनिशियल उसका मोमेंटम है वो कितना है? m इंटू v1। m हो गया उस वस्तु का द्रव्यमान, मास, इंटू v1 हो गया उस वस्तु का वेग यानी वेलोसिटी। तो ये शुरू में इतना संवेग है, लेकिन जब बाद में उसका संवेग निकालेंगे p2 तो हो जाएगा m मल्टीप्लाई बाई v2। ठीक है ना? तो जो पहले संवेग है वो m इंटू v1 है, बाद में जो संवेग है वो m इंटू v2 है। ठीक है ना? तो संवेग में भी परिवर्तन हो गया। कितना परिवर्तन हुआ? अगर हम डेल्टा p निकालें तो हो जाएगा p2 माइनस p1। p2 कितना है? m मल्टीप्लाई बाई v2 माइनस p1 कितना है? m मल्टीप्लाइड बाई v1। यहाँ पे m का दोनों ही टर्म्स में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो m को हम कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा v2 माइनस v1। तो
इस तरह से हमें मिला m इंटू डेल्टा वी। v2 माइनस वी1 क्या है? v2 माइनस वी1 है किसमें? वेग में होने वाला परिवर्तन डेल्टा v। तो हमें डेल्टा p जो मिला, यानी जो संवेग में परिवर्तन मिला, वो कितना हो गया? m इंटू डेल्टा v। अब हम क्या करते हैं, दोनों ही समीकरण में देखिए दो साइड होते हैं, दो पक्ष होते हैं, दोनों पक्षों में हम समयांतराल डेल्टा t से डिवाइड कर देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में ये समीकरण बन जाएगा आपका डेल्टा p डिवाइडेड बाई डेल्टा t इक्वल्स टू m इंटू डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा t। अब देखिए यहाँ पे एक ही टर्म है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और मल्टीप्लिकेशन होने पर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कभी टर्म चेंज नहीं होता, पद नहीं बदलता, तो ये एक ही पद है। जब इसमें हम डेल्टा t से डिवाइड करेंगे तो m को हमने मल्टीप्लाई कर लिया और डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा t कर लिया। ये क्या है? डेल्टा p डिवाइडेड बाई डेल्टा t, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे समझिए, डेल्टा t समयांतराल में जो परिवर्तन हुआ संवेग में वो हुआ डेल्टा p। तो इकाई समयांतराल में डेल्टा p डिवाइडेड बाई डेल्टा t, डेल्टा t समय में डेल्टा p, तो इकाई समय में डेल्टा p डिवाइडेड बाई डेल्टा t। इसी को हम कहते हैं संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर। तो ये तो हो गई संवेग परिवर्तन की दर। यहां देखिए बराबर में क्या है? m यानी मास है, इंटू डेल्टा v बाई डेल्टा t। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, ये होगी वेग परिवर्तन की दर, और वेग परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण कहते हैं। तो इस तरह से यही समीकरण आपका क्या बन जाएगा? डेल्टा p डिवाइडेड बाई डेल्टा t इक्वल्स टू m इंटू ए। यहाँ पे a क्या होगा? यहाँ पे a होगा त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर। तो a जो है वो डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा t के बराबर होगा। न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है कि m इंटू ए बराबर होता है f, यानी उस वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर। तो यहां से हो जाएगा डेल्टा p डिवाइडेड बाई डेल्टा t बराबर f, जहां f क्या है? उस वस्तु पर लगाया गया बल। तो किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल उसके संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो मैंने जो समझा वो क्या समझा? संवेग परिवर्तन और बल में संबंध। तो इसको हम एक बार 2 मिनट में फिर से बता देते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m। एक कोई वस्तु हमने मानी, उसका द्रव्यमान m है। तो m जो होता है, यानी द्रव्यमान जो होता है वो नियत रहता है किसी भी वस्तु के लिए। चलिए, t1 समय पर उसका वेग है v1, t2 समय पर उसका वेग है v2, अर्थात समय बदलने पर वेग में बदलाव हो रहा है, और वेग बदलेगा तो ये समीकरण क्या कहता है? संवेग भी बदलेगा। तो वेग में परिवर्तन हुआ कितना? वेग में कितना बदलाव हुआ? v2 माइनस v1, इसको मैंने लिख दिया डेल्टा v, यानी वेग में परिवर्तन। समयांतराल कितना है? t1 से t2, यानी t2 माइनस t1, ये हो गया डेल्टा t। वेग जब v1 है तो उस समय संवेग होगा p1 बराबर m मल्टीप्लाइड बाई v1। बाद में जब वेग v2 हो जाएगा तो संवेग हो जाएगा p2 इक्वल्स टू m मल्टीप्लाइड बाई v2। तो उस कंडीशन में जो संवेग है वो p1 से कितना हो गया? p2 हो गया। तो इसमें चेंज कितना हुआ? p2 माइनस p1। p2 की वैल्यू और p1 की वैल्यू यहाँ रखेंगे। m दोनों ही टर्म्स में कॉमन होगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो m इंटू v2 माइनस v1। v2 माइनस v1 हो गया वेग में होने वाला परिवर्तन। तो डेल्टा p इक्वल्स टू m इंटू डेल्टा v, यानी संवेग में होने वाला परिवर्तन m यानी द्रव्यमान और वेग परिवर्तन के गुणनफल के बराबर हो गया। अगर हम दोनों ही पक्षों में समीकरण में डेल्टा t से डिवाइड कर दें, ये समीकरण में किया जा सकता है, किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों में समान संक्रिया करने पर वो समीकरण बदलता नहीं है। तो डेल्टा t से हमने डिवाइड कर दिया, उस कंडीशन में ये हो जाएगा डेल्टा p डिवाइडेड बाई डेल्टा t इक्वल्स टू m इंटू डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा t। डेल्टा p बाई डेल्टा t क्या होगा? संवेग परिवर्तन की दर, और डेल्टा v अपॉन डेल्टा t क्या हो जाएगा? त्वरण, वेग परिवर्तन की दर, त्वरण। तो इस तरीके से हो गया डेल्टा p बाई डेल्टा t इक्वल्स टू m इंटू ए। m इंटू ए न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है ये वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर होता है। तो यहाँ से हो जाएगा डेल्टा p बाई डेल्टा t इक्वल्स टू f। तो किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अब इसके कुछ उदाहरण भी समझ लेते हैं कि संवेग परिवर्तन के कुछ उदाहरण। तो देखिए होता क्या कि जब एक क्रिकेटर मैदान में खेल रहा होता है और उसके पास में कोई कैच आता है, तो वो कैच जब लेता है, जब वो कैच लेता है तो वो बॉल को ऐसे कैच नहीं करता है, बल्कि क्या करता है? बॉल की आने की दिशा में, उसकी गति की दिशा में अपने हाथों को ऐसे
पीछे की ओर ले जाता है। अगर वो पीछे की ओर नहीं ले जाए तो क्या होगा, अगर पीछे की ओर नहीं ले जाएगा तो क्या होगा, तो जो संवेग में परिवर्तन की दर होगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। देखिए डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, डेल्टा पी संवेग में होने वाला परिवर्तन, डेल्टा टी वो समयांतराल है जितने में वो परिवर्तन हुआ है। अब आप थोड़ा समझिएगा कि गेंद गति करती हुई आ रही है, नहीं गति उसमें है, वेग है, जब उसको हम रोकेंगे तो उसका वेग हो जाएगा शून्य, यानी उसका हमें संवेग अब कितना करना है, शून्य करना है। वेग शून्य है अर्थात संवेग शून्य है, तो हमें उसके संवेग को शून्य करना है, और संवेग को शून्य करेंगे तो उसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। अब जितना कम समय में आप संवेग को शून्य करेंगे उतना ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, जितने ज्यादा समय में आप संवेग को शून्य करेंगे उतना कम बल लगाना पड़ेगा। यानी पहली स्थिति क्या बनती है कि हम गेंद के सामने अपने हाथों को ऐसे कर लें और वहां से हटाए ना, तो क्या होगा, हम कम समय में उसके संवेग को शून्य कर रहे हैं, यानी तुरंत ही गेंद को रोकना चाहते हैं। वहीं पे उस स्थिति में हमारे हथेलियों में बहुत ज़्यादा चोट लगेगी। क्यों, क्योंकि हथेलियों को बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा गेंद को पकड़ने के लिए, और जितना बल हम गेंद पर लगाएंगे उतना ही गेंद हमारे हथेलियों पर भी तो चोट करेगी, तो लिहाजा हमारी हथेलियों में चोट लगने की संभावना रहती है। तो क्या करते हैं, गेंद की गति की दिशा में थोड़ी हाथों को पीछा कर लेते हैं। तो ऐसा करने से क्या हुआ, जो समयांतराल था वो हमने बड़ा कर लिया, समयांतराल बड़ा कर लिया तो अब क्या होगा, अब हमें कम बल लगाना पड़ेगा, अब संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाएगी, तो बल हमें कम लगाना पड़ेगा और हमारे हाथों में चोट नहीं लगेगी। ठीक है ना, तो ये होता है। ऐसे आपके क्या होता है, मान लेते हैं कि एक वस्तु है वो गति करती हुई आ रही है, आप ऐसे समझिएगा, जैसे मान लेते हैं कि एक बॉल ऐसे लुढ़कती हुई आ रही है ना, ऐसे लुढ़कती हुई बॉल आ रही है, ठीक है, ऐसे घूम घूम के ऐसे लुढ़कती हुई आ रही है, तो इसमें वेग है तो संवेग भी होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आगे हमने एक दूसरी बॉल रख दी, तो होता क्या है, ये बॉल रुकी हुई है, यानी इसमें संवेग नहीं है, ये जीरो है। होता क्या है, ये बॉल यहाँ इससे टकराती है और इससे टकराएगी तो क्या होगा, ये बॉल चलना शुरू कर देगी और ये बॉल रुक जाएगी, या इस बॉल में गति कम हो जाएगी और इसमें भी गति शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, देखिए जब ये बॉल यहाँ से आ रही थी इसका वेग कितना था v, तो संवेग कितना था mv, जब v वेग था तो इसका संवेग कितना था mv। अब यहाँ पे जब टकराएगी तो उसके वेग में कमी आएगी, यानी संवेग में कमी आएगी, और संवेग में कमी आने का मतलब ये हुआ कि क्या होगा, जो उधर से लुढ़कती हुई गेंद आ रही है वो दूसरी गेंद पर क्या करेगी, आघात करेगी, चोट करेगी, और दूसरी गेंद को पहली गेंद पर बल लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से ये हो गया आपका दूसरा नियम, संवेग परिवर्तन और बल में संबंध भी हो गया। अब आखिरी पॉइंट है संवेग संरक्षण का। अभी हमने एक समीकरण पढ़ा कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के संवेग में होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है, तो F इक्वल्स टू होता है डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T, यानी F बराबर होता है डेल्टा P बटा डेल्टा T। अब यहां पर समझिए आप कि अगर हम क्या कर देते हैं, किसी भी वस्तु पर कोई बल नहीं लगाते हैं, यानी F को हम जीरो कर देते हैं, किसी वस्तु पर हम बल नहीं लगाते हैं यानी F को हम जीरो कर देते हैं। जब F जीरो हो जाएगा तो F चूंकि किसके बराबर होता है, डेल्टा P बाई डेल्टा T के, तो ये डेल्टा P बाई डेल्टा T ये भी जीरो हो जाएगा, डेल्टा P बाई डेल्टा T बराबर जीरो हो जाएगा। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस कंडीशन में डेल्टा P इक्वल्स टू होगा जीरो का मल्टीप्लिकेशन होगा डेल्टा T में, और जब जीरो का गुणा किसी में होता है तो वो जीरो ही हो जाता है, तो बराबर जीरो। तो डेल्टा P बराबर जीरो, मतलब डेल्टा P है क्या, संवेग में होने वाला परिवर्तन, और वो कितना है, जीरो, यानी संवेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे, संवेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब जो संवेग है वो कैसा है, नियत है, कांस्टेंट है। संवेग कैसा है, नियत है, कांस्टेंट है, और इसी को हम कहते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है, यदि किसी वस्तु पर कोई बल कार्य न कर रहा हो, देखिए F बराबर जीरो, यदि किसी वस्तु पर कोई बल कार्य न कर रहा हो तो उस वस्तु का संवेग नियत रहता है, संरक्षित रहता है, बदलता नहीं है। क्लियर हुआ। तो F इक्वल्स टू डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T। अगर हम F को जीरो कर देंगे तो डेल्टा P जीरो हो जाएगा, अर्थात P में कोई परिवर्तन नहीं है, संवेग में कोई परिवर्तन नहीं है, तो P यानी कि संवेग हो जाएगा कांस्टेंट। तो इसी को कहते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जो पढ़ा है
वो सबसे पहले बल क्या है, तो बल गति को उत्पन्न करने वाला कारक है। बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है। बल को हम दो वर्गों में बांटते हैं, संतुलित बल, यदि किसी वस्तु पर कई बल एक साथ लगे हों, परिणामी बल शून्य हो तो संतुलित बल, यदि परिणामी बल शून्य ना हो तो असंतुलित बल। असंतुलित बल जो होते हैं वो वस्तु की गति को परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन संतुलित बल गति में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। फिर न्यूटन के 3 नियम है गति के। पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम ये कहता है कि कोई वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं करना चाहती, अर्थात वो अपनी उसी अवस्था में रहना चाहती है, अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, ये पहला नियम है, इसी को हम जड़त्व भी कहते हैं। और जड़त्व जितना ज्यादा होगा उस वस्तु का द्रव्यमान भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जड़त्व की माप को हम द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद दूसरा हमने आपको बताया F बराबर ma होता है। तो इससे हमें क्या मिला था कि कोई भारी वस्तु पर यदि हम बल लगाएंगे तो उस पर त्वरण कम उत्पन्न होगा, हल्की वस्तु पर लगाएंगे उतना ही बल तो उसमें त्वरण ज्यादा उत्पन्न होगा। फिर हमने पढ़ा संवेग क्या होता है। तो देखिए, हल्की वस्तु जब होगी यानी द्रव्यमान कम होगा और उस पर हम बल लगाएंगे तो वो तेजी से गति करेगी, उसका वेग ज्यादा होगा। जब भारी वस्तु होगी द्रव्यमान ज्यादा होगा, उस पर जब उतना ही बल लगाएंगे जितना पहले लगाया था तो उसका वेग कम होगा। तो द्रव्यमान और वेग में एक संबंध होता है और उसी संबंध को अब कहते हैं संवेग। तो संवेग हमने बताया था कि संवेग होता है P बराबर m गुणा b। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग एक सदिश राशि है, यानी परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। संवेग की वही दिशा होती है जो वस्तु के वेग की दिशा होती है। मात्रक क्या होगा, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड होगा। ठीक है, यहां से फिर हमने संवेग परिवर्तन और बल में संबंध निकाला। क्या निकला था कि संवेग परिवर्तन की दर जो होती है वो किसी वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर होती है। यदि बल 0 कर देंगे तो संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात संवेग नियत रहेगा और इसी को हम कहते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। जो भी क्लास में आपको पढ़ाया है उसको प्लीज ध्यान से पढ़िए, अपने नोट्स तैयार कीजिए। शॉर्ट नोट्स जो है वो जल्दी ही मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा और उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस वीडियो में, और उस ग्रुप को आप ज्वाइन करके जो मेरे शॉर्ट नोट्स होते हैं उनकी PDF प्राप्त कर लेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको ये चाहूँगा कि आप अपने नोट्स बनाएं प्रॉपर, वीडियो को अच्छे से ध्यान से पढ़ें। एक बार में समझ नहीं आता दूसरी बार देखें। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखें। क्लास अच्छी लगे तो भैया अच्छी लगती तो तारीफ भी हमें अच्छी लगती सुनने में, तारीफ भी कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब लोगों को कराइए और स्टूडेंट को सजेस्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज की क्लास में इतना ही, अब कल एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू।